और पहला हाथ वो बढ़ा रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है, अब वहां पर ज्यादा तबाह करने को लेकर कुछ बचा नहीं है। ट्रंप के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं अंशुल जी? कितना यकीन करें कि जो चिंताएं थी बाजार की वो पीछे छूट गई हैं? क्या युद्ध विराम को लेकर आप भी आशान्वित हैं? क्या ट्रंप के स्टेटमेंट्स पर यकीन करें? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। ये मार्केट के इस समय के मूल क्वेश्चंस हैं और मार्केट में जनरली ये परसेप्शन बन चुका था कि ये वॉर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलेगी, कि इसके अंदर मतलब ये चलती जाएगी, देरी हो सकती है इसको खत्म होने में। और जहां ही मार्केट में ये एक अंदेशा आया कि ये वॉर खत्म होने की तरफ बढ़ रही है या एटलीस्ट सीज फायर होने की तरफ बढ़ रही है, मार्केट में तेजी हमने देखी है, जो कि आज हमें दिख रही है। और इनफैक्ट कल भी दिखी थी, जब थोड़ा सा ये अंदेशा हो रहा था कि ट्रम्प थोड़े नरम पड़ रहे हैं। अब अगर हम इससे एक कदम पीछे हट के देखें और मार्केट का मेकअप देखें, तो पिछले कुछ 18 महीने से मार्केट ने जो ब्रॉड मार्केट्स है उसके अंदर करेक्शन हमने देखी थी और एक्सपेक्टेशंस काफी लो थे। और मार्च के अंदर ये वॉर सिचुएशन बिल्ड होने से वो एक्सपेक्टेशंस और भी लो हो गए और ब्रॉड मार्केट्स में और भी जरा नरमी आई। अब इतने लो एक्सपेक्टेशंस के बाद हमें ये लगता था कि बाय एंड लार्ज मार्केट में बेरिशनेस बिल्ट इन है। और जहां हम कंपनी से बात करते थे तो कंपनीज में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनकी कमेंट्री में कोई ऐसे हमें मंदी दिखती नहीं थी जो उनके भाव में दिख रही थी। 18 महीने हो गए, काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 50-60% करेक्ट हो गए और कंपनीज कमेंट्री दे रही थी कि अर्निंग्स के अंदर वीकनेस हमें दिखता नहीं है, एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें नहीं दिखता है। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस बढ़ने से कुछ एक कमी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं दिखता है। ये सारा सेटअप देखने के बाद इस वॉर के अंदर हमें ऐसा लगता था कि डेफिनेटली पोर्टफोलियोज बिल्ड करने का टाइम है। और जहां भी ब्रॉड मार्केट्स में और मैक्रो में थोड़ी ईजिंग हुई तो ये मार्केट भाग जाएगी। ट्रंप की कमेंट्री से वो वैसा एक ट्रिगर आ गया है और मार्केट भाग गई है, लेकिन अभी भी 18 महीने के हाई से मार्केट काफी नीचे है और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। ठीक है, वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं। निफ्टी के अगर हम पी की बात करें तो 18 से थोड़े से ऊपर 18-19 के बीच का कुछ पी होगा, तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। अंशुल जी, प्रश्न ये उठता है कि देखिए वैल्यूएशन वाला ही तो पॉइंट था जो एफआईज को परेशान कर रहा था और बाकी जगहों पर वैल्यूएशन कंफर्ट था, ग्रोथ अच्छी दिख रही थी, एफआईज आउटफ्लो कर रहे थे। पहले ये रीजन दिया जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं। एसएनपी ने तो आज ग्रोथ का फोरकास्ट भी भारत के लिए बढ़ा दिया है, भारत की जीडीपी का। तो क्या आपको लगता है कि एफआईज की बिकवाली पर ब्रेक लगेगी और जिसको हम कहते हैं कि एफआईज का पैसा हॉट मनी होता है, क्या वो भारतीय बाजारों को सपोर्ट करने के लिए आएगा? मार्केट अभी धुरंधर फिल्म एक बहुत फेमस हुई है और मार्केट के धुरंधर थे राकेश झुनझुनवाला, और वो कहते थे कि अगर आपकी बेटी सुंदर है तो उसके लिए वर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें ये पता है कि हमारा जो देश है और हमारा जो इकोनॉमी है वो यहाँ से हमारा जीडीपी अगले 5-6-7 साल में डबल होगा और ये जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये मे बी 20-25 साल में 40 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगी। जहां हमें ये एक कॉन्फिडेंस है तो इन्वेस्टर अपने आप आएंगे। अब वो कब आएंगे और उसके लिए अपने को पोजीशन करना वो एक चीज है जो कि हमें ये लगता है कि वो ऊपर नीचे टाइमिंग हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये मार्केट और ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखें जहां बाकी इकोनॉमीज में इतनी डेप्थ नहीं है जितनी इंडिया में है, तो देर सवेर एफआईआई को आना ही पड़ेगा। आज एफआईआई की होल्डिंग्स इंडिया में ऑल टाइम लोस पे है, कुछ 15% की होल्डिंग है उनकी इंडियन मार्केट्स की। बेच के उन्होंने अपनी होल्डिंग इतनी नीचे कर ली है। इस लेवल से और नीचे जाना शायद 1-8% और नीचे हो जाए, लेकिन जहां ग्रोथ नजर आई और हमारी वैल्यूएशन तो रीजनेबल हो ही गई है,
तो ये एफआईआईज एक के ऊपर एक चढ़ के इस मार्केट को खरीदेंगे। और हमें ये लगता है कि अब शायद हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। पिछले 4 साल में एफआईआई ने कंटिन्यूअसली सेलिंग की है और वैल्यूएशंस अब रीजनेबल होने के बाद और जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी वैल्यूएशंस ऊपर होने के बाद हमारा वैल्यूएशन स्प्रेड जो है वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स वो भी फेवरेबल हो गया है। और इस वजह से एफआईआई बढ़ के इंडिया की तरफ जरूर आएंगे। और हमें हमें कोई अंदेशा नहीं है कि इस मार्केट को एफआईआई भी खरीदेंगे। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक्स तो खरीद ही रहे हैं और इन वैल्यूएशंस पे डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड्स काफी ज्यादा है। ठीक है, डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड ज्यादा है। अंशुल जी, एक जो चीज ना मुझे लगता है कि ज्यादातर निवेशकों के मन में चल रही होंगी और जो भी बाजार ट्रैक कर रहे होंगे, अब वो ना बाइंग के मूड में आ तो रहे हैं। अब ये मतलब वेट ही कर रहे हैं कि अच्छा एक बड़ा सिग्नल ईरान की तरफ से आ जाए तो फिर वो पांचवा गियर लगा दे बाजार में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 4,500 का एल&टी 3,500 पर है, 1,600 वाला रिलायंस 1,400 पर है, 1,000 वाला एचडीएफसी 800 के नीचे है। मतलब बड़े शेयर हैं, इनमें तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है सर, और वैल्यूएशन का कंफर्ट भी आ गया। आपको लगता है अंशुल जी कि सही टाइम है अब धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में बाइंग लिस्ट को तैयार करके बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? एक मैं आपको मार्केट की सेइंग बताता हूं जो कि हम बहुत लॉन्ग टर्म से मतलब बहुत पहले से उसको फॉलो करते हैं और हमारा भी उसकी वजह से इस सेइंग की वजह से काफी बेनिफिट हुआ है। वो सेइंग ऐसे जाती है कि इफ यू नो बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स इवन इफ द ब्लड इज योर ओन, मीनिंग अगर मार्केट में बहुत मंदी आ चुकी है वो टाइम होता है मार्केट में खरीदने का, क्योंकि आप और उस समय आपका इतना मतलब जिगरा नहीं होता खरीदने का, क्योंकि आपको लगता है कि आप भी बहुत नीचे हैं, अब यहां से शायद और नीचे चले जाए। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो तो मार्केट को खरीदना चाहिए। और जो आपने अभी व्याख्यान किया कि भाई स्टॉक्स कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं, और ये सब तो बड़े स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इतनी मंदी आई है, और अगर आप 18 महीने का टाइम देखें तो और भी ज्यादा प्राइस इम्पैक्ट हुआ है। तो हमें ये लगता है कि इस वैल्यूएशन पे डेफिनेटली मार्केट को मैक्रो सिचुएशन को भूल के वैल्यूएशंस पे फोकस करके बॉटम अप सिचुएशंस पे फोकस करके और गट्स बना के इन्वेस्टर्स को मार्केट में निवेश करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि यहां से मार्केट और 10% नीचे नहीं जा सकती या स्टॉक्स 10% नीचे नहीं जा सकते, जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 या 5 साल का समय ले रहे हैं तो ये समय है अक्यूमुलेट करने का, और उस 3-5 साल के समय में आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, इससे ज्यादा अपॉर्चुन टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करने का नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। अंशुल, ये तो हमने कुछ कुछ ऐसे चुनिंदा शेयरों की बात की जो कहने की एज अ बैरोमीटर भी काम करते हैं। आप जरा बताइए कि आपको कौन से सेक्टर्स काफी आकर्षक लग रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि अब बहुत दिन नहीं रह गए, लगभग 2 हफ्ते बाद हम ये चर्चा करेंगे कि अच्छा Q4 के नंबर कैसे आ रहे हैं। तो किसी को इस लिहाज से भी अगर प्लान करना हो तो की एरियाज कौन से होनी चाहिए? जनरली आप अगर मार्केट की वेव्स देखेंगे तो मार्केट में ट्रेंड्स बनते हैं, और वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में उस समय के जो सिचुएशन है उसको देख के वो ट्रेंड्स बनते हैं। अगर आप 2021-22 में जाएं जब यूक्रेन वॉर हुई थी तो उस समय ट्रेंड ये बना कि इंडिया को अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंडिजनाइज करना पड़ेगा, और इस वजह से जो डिफेंस कंपनीज थी वो 10-10 20-20 गुना हो गई और उनकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती थी। आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखें जिसके अंदर ऑयल गैस एनर्जी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में दुनिया को ये बता दिया है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा, आप इन सप्लाई चेन्स पर डिपेंड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। तो इंडिया को भी ये एक मैसेज मिल चुका है, और हमें लगता है कि एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर इंडिया इंडिजनाइजेशन
या लोकलाइजेशन की तरफ ज्यादा जाएगा। तो जो एनर्जी सर्विसेज कंपनीज है, से ऑयल सर्विसेज कंपनीज, ऑयल एंड गैस सर्विसेज कंपनीज, या फिर ऑयल एंड गैस, या इवन कोल, एनर्जी, अदर एनर्जी सेगमेंट्स, उनके अंदर जो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने की सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं, उनके अंदर मार्केट का इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। और आप अगर पिछले 4 5 10 साल देखें तो ये सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि टोटली इग्नोर्ड है मार्केट की तरफ से, और इनकी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो गई। मतलब सिंगल डिजिट वैल्यूएशंस प्राइस टू अर्निंग्स पे ये कंपनीज ट्रेड करती है। हमें नहीं लगता कि इस परिप्रेक्ष्य में ये वैल्यूएशन रीजनेबल है। इस सेगमेंट की वैल्यूएशन यहां से इंप्रूव होनी चाहिए, और हमें दिखता है कि अगले 2 3 साल में इस स्पेस में फोकस रहेगा। दूसरा, कैपिटल गुड्स ले लीजिए। कैपिटल गुड्स अगेन वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया को इंडिजनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, और वहां पे करीब 2012 से 2022 तक कुछ इन्वेस्टमेंट हुई नहीं थी। तो हमें एक बैकलॉग फिल करना है, और आगे की ग्रोथ को भी हमें सस्टेन करना है। हमें लगता है कि इस करेक्शन के बाद कैपिटल गुड्स में काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं जो कि रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। इवन एफएमसीजी कंपनीज, डेयरी कंपनीज, उनके अंदर हमें कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन दिखती हैं जिनके अंदर मार्जिन एक्सपेंशन, मल्टीपल एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ, तीनों चीजों का मिश्रण है। और जहां पे ये तीनों चीजों का मिश्रण मिले, वहां लॉन्ग टर्म में वेल्थ काफी जोर से क्रिएट होता है। तो यहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स में कुछ एक ऐसी क्वालिटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या एनबीएफसी कंपनीज है जिनके ऑपरेशंस एकदम रॉक सॉलिड है, लेकिन स्टॉक आधे से भी नीचे हो गए। कुछ एक केसेस में करीब करीब 60-70% का करेक्शन आया है। हमें लगता है वहां पे वैल्यू क्रिएट होगा। और ब्रॉड मार्केट में कई ऐसी पॉकेट्स हैं जो कि स्टॉक पिकर के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। और हम तो जी। जब मार्केट में मंदी होती है तो हमें तो उससे ज्यादा खुशी कभी मिलती नहीं है, क्योंकि मंदी के समय में वैल्यूएशन अपने मतलब की मिलती है, जो आज हमें देखने को मिल रहा है सेक्टर आफ्टर सेक्टर। ठीक है अंशुल जी, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और बताने के लिए आपको बाजार में पसंद क्या है, और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए जिनको अभी स्टॉक पिकिंग करनी है, थोड़ा भरोसा भी बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा होगा आपकी बातचीत को सुन के। थैंक यू सो मच सर।